हो या पीजीटी का हो या फिर जो जितने भी विज्ञान के जो जंतु विज्ञान से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनसे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो फ्यूचर के लिए भी और आज के लिए हर दृष्टिकोण से ये संघ बहुत ज़रूरी है। थे प्लांट किंगडम में, उसी तरह से एनिमल किंगडम में भी लक्षण मिलते जुलते रहते हैं। उन्हें आपस में रखने, सही से पहचानने के लिए, उनका सही वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए, हर चीज़ के लिए वर्गीकरण ज़रूरी है। पिछली क्लासेस में हमने जान चुके हैं कि वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है। तो अब इनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम इन संघों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनका वर्गीकरण करने के मुख्य 6 आधार हैं। संगठन स्तर, समिति स्तर, सॉरी गलत हो गया था इसीलिए हमने ऊपर लिखा है। संगठन स्तर, समिति स्तर, भ्रूणी स्तर, सीलोम, खंडीभवन, नोटोकार्ड, ये 6 मुख्य आधार हैं जिनसे क्या हुआ है कि प्राणी जगत को इनके आधारों पर बांटा गया है। इनसे लक्षणों के आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जो संगठन स्तर होता है, ये क्या होता है? संगठन स्तर का मतलब होता है कि शरीर किस प्रकार से बना है। ये 2 प्रकार के होता है संगठन स्तर, कोशिकीय स्तर और ऊतक स्तर। कोशिकीय स्तर जो होता है, इसमें क्या होता है कि शरीर कोशिकाओं से बना हो। वैसे तो शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बनता है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं, और ऊतक बहुत सारे मिलकर के अंग बनाते हैं। और जो बहुत सारे अंग हैं वो आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्या है कि जो फाइलम कोशिकीय स्तर पे होता है, कोशिकीय स्तर पे किस फाइलम को रखा गया है? कोशिकीय स्तर पे पोरीफेरा को रखा गया है। सिर्फ एक पोरीफेरा ही है जो कोशिकीय स्तर को प्रदर्शित करता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ न कुछ विभाजन होता है और वो कोशिकाएं ही कार्य करती हैं। तो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। इसमें कोशिकाएं पैचेस के रूप में बिखरे हुए रहती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट स्तर जो है, संगठन स्तर में बाकी जितने भी फाइलम हैं वो सब क्या है, ऊतक स्तर या अंग तंत्र का स्तर प्रदर्शित करते हैं। ऊतक स्तर या अंग तंत्र का स्तर का मतलब इसमें कोशिकाएं मिलकर कोई खास एक ऊतक बनाती हैं, खास अंग बनाती हैं जो एक स्पेसिफिक वर्क करता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें तो मनुष्यों में मनुष्य मैमल्स में आते हैं, और जो मनुष्य होते हैं उनमें देखिए परिसंचरण होता है। तो परिसंचरण तंत्र, एक परिसंचरण के लिए पूरा एक देखिए पाचन तंत्र होता है, पूरा कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो पाचन तंत्र बनता है। उसी तरह से कई सारे अंग मिलकर एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, तो वो भी एक बहुत सारे अंग मिलकर करते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि संगठन स्तर कोशिकीय और ऊतकीय स्तर होता है और कोशिकीय स्तर होता है। अब समझते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, समिति क्या होती है। इसे इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। समिति 2 प्रकार की होती है, अरीय और द्विपार्श्वीय। अरीय का मतलब होगा, अरीय में आते हैं नाइडेरिया और टीनोफोरा, और द्विपार्श्व में बाकी के बचे हुए सारे द्विपार्श्व में आते हैं। पहले इस कोशिकीय स्तर पे आता था पोरीफेरा और बाकी के बचे हुए ऊतकीय स्तर पे। ठीक इसी तरह समिति में अरीय में आते हैं नाइडेरिया और टीनोफोरा और बाकी बचे हुए
द्विपार्श्व में। अरीय का मतलब होता है कि अगर हम सेंट्रल पार्ट से एक लाइन खींचते हैं तो वो सभी ओर से शरीर को बराबर भागों में बांटेगा, तो उसे अरीय कहेंगे। अगर हम बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, किसी भी जीव के शरीर से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शरीर जो है वो दो भाग में बटेगा, दाएं भाग में और बाएं, दो बराबर भाग में बटेगा, दाएं और बाएं। अगर आगे पीछे से देखें तो उसमें कुछ अंतर आ सकता है, दाएं बाएं में एक जैसे दिखेंगे, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्वी, मतलब दोनों मिलते जुलते, पार्श्वी लगभग मिलते जुलते। और अरीय का मतलब हुआ कि सभी ओर से एक बराबर में, बराबर बराबर हिस्से में कटेगा। तो सममिति के आधार पे जो होते हैं निडेरिया और टिनोफोरा अरीय होते हैं, और बाइलेटरल द्विपार्श्व जो होते हैं बाकी सभी होते हैं। अब भ्रूणीय स्तर को समझते हैं। भ्रूणीय स्तर क्या होता है? भ्रूणीय स्तर द्विकोरकी और त्रिकोरकी प्रकार का होता है। जिन प्राणियों में दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो दो भ्रूणीय स्तर प्रदर्शित करती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम द्विकोरकी कहेंगे। वो दो भ्रूणीय स्तर क्या होते हैं? बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा, और आंतरिक एंडोडर्म यानी अंतः त्वचा। दो भ्रूणीय स्तर में जो भी कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर प्रदर्शित करेंगी तो उसको हम द्विकोरकी कहेंगे। वो दो भ्रूणीय स्तर कौन कौन से होते हैं? बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक एक्टोडर्म, आंतरिक एंडोडर्म। बाह्य एक्टोडर्म होता है, आंतरिक एंडोडर्म होता है। इसमें कौन आते हैं? इसके सीलेंट्रेट्स होते हैं। सीलेंट्रेट जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें द्विकोरकी भ्रूणीय स्तर पाया जाता है। लेकिन त्रिकोरकीय स्तर क्या होता है? त्रिकोरकीय भ्रूणीय स्तर होता है का मतलब होता है कि इनमें तीन, नाम ही है त्रि, तो तीन भ्रूणीय स्तर पाए जाएंगे। बाह्य एक्टोडर्म पाया जाएगा, आंतरिक एंडोडर्म भी पाया जाएगा, तथा साथ में एक भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म पाया जाता है, जो कब बनता है? जो भ्रूण में बनता है। मीजोडर्म भ्रूण में बनेगा, और उसे हम थर्ड भ्रूणीय स्तर कहते हैं, तृतीय भ्रूणीय स्तर कहते हैं, मीजोडर्म। तो त्रिकोरकीय हो जाते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके पूरे कॉर्डेट्स तक इसमें आते हैं। अब समझते हैं कि सीलोम क्या होता है। सीलोम का मतलब होता है कि शरीर की गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति, शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच में एक गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति। अगर जो शरीर एक, ये मान लेते हैं शरीर है, शरीर की बाह्य स्तर है, भित्ति है, और ये बीच का सेंट्रल का आहार नाल है। तो इस सेंटर के आहार नाल के बीच में अगर ये कैविटी होगी, तो गुहा होगी, तो उसे हम प्रगुही कहेंगे। इसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उसी को सीलोम कहेंगे। क्या है? सीलोम है, प्रगुहा है। तो इसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है, फाइलम्स को, सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। अब जिनमें क्या होती है कि ये गुहा पाई जाती है वो अगुही कहलाते हैं। जिनमें ये गुहा नहीं पाई जाती है वो अगुही कहलाते हैं। जिनमें ये गुहा पाई तो जाती है लेकिन लगभग पैचेस के रूप में बीच बीच में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये है, ये मान लेते हैं एक स्तर बना हुआ है बॉडी का, और ये है, ठीक, ये आहार नाल है, और ये शरीर का बाह्य स्तर है, बाहरी भित्ति है। अब इनके बीच में अगर सेल्स हैं, कोई कैविटी नहीं है, ये सेल्स हैं,
तो ये क्या, ये किस में आएंगी, ये अगुही में आएंगे। अगर ये बाहर शरीर का स्तर है, ये आहार नाल है, और इसके बीच में जो है मीजोडर्म जो है वो बीच बीच में पैचेस के रूप में है, थैली के रूप में बिखरी हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, कूटगुहिक कहेंगे, कूटगुहिक कहेंगे। और अगर ये बाह्य स्तर है शरीर का, और अगर बीच में आहार नाल है, और इस बाह्य शरीर के स्तर में बाहर बाहर सेल्स हैं, और ये पूरा बीच में इतना ये कैविटी है, गुहा उपस्थित है, तो उसे हम सत्यगुही कहेंगे, सत्यगुही कहेंगे। अगर ये सेल्स उपस्थित हैं और बीच में कोई गुहा में कोई खाली स्थान नहीं बचा है तो उसे अगुही कहेंगे। अगर खाली ये सेल्स में हैं और लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे खाली स्थान भी हैं पैचेस के रूप में, इस तरह से ये, तो ये क्या कहलाएंगे, कूटगुही कहलाएंगे। और अगर पूरा खाली स्थान एकदम आहार नाल और बाह्य भित्ति के बीच में है तो वो सत्यगुही कहलाएंगे। अब इनमें कौन आता है ये समझते हैं। अगुही में प्लेटीहेल्मिन्थी जाते हैं क्योंकि इनका शरीर चपटा होता है और आहार नाल के और बाहरी कोई खाली स्पेस नहीं होता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थी जिसमें आते हैं। कूटगुहिक में एस्के हेल्मिन्थीज और एनिलिडा आते हैं क्योंकि उनमें बीच बीच में पैचेस होते हैं। और कूटगुही में एस्के हेल्मिन्थीज आते हैं, और सत्यगुही में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा से लेके पूरे कॉर्डेट्स तक आते हैं। एनेलिडा में जैसे केचुए को आपने देखा होगा कभी, अक्सर केचुए, बरसात का दिन चल भी रहा है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बरसात में आपने देखा होगा कि केचुए घूमते हैं, केचुए दिखते भी हैं। अगर कभी कभी खेल खेल में वो लोग गांव में मछली भी फंसाते हैं उसे पकड़ करके केचुए से, तो अगर उसको काटते हैं तो आप देखे होंगे कि बीच में एक कैविटी टाइप में दिखता है। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो सत्यगुही है। इसी तरह से सभी जीवों में होता है। एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक सत्यगुही होते हैं, कूटगुही एस्के हेल्मिन्थीज होते हैं और अगुही प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। तो हमने सीलोम, भ्रूणी स्तर के आधार पर, सीलोम के आधार पर, संगठन स्तर और सिमेट्री के आधार पर जान लिया कि कैसे डिवाइड हुआ है प्राणी जगत। अब समझते हैं कि नोटोकार्ड और खंडी भवन। खंडी भवन एक छोटा सा टर्म है। कुछ जो जीव हैं वो, उनका शरीर क्या है कि सेक्शन में बटा हुआ होता है, जैसे कि केचुआ और टेपवर्म, तो उनमें क्या है कि सेक्शन में बटा हुआ है। तो इसीलिए जो इन्हें हिरनिडेरिया, इन्हें आपने देखा होगा कि उनमें खंडों में बटा हुआ शरीर है, तो ये भी एक मुख्य आधार माना जा सकता है। अब नोटोकार्ड के विषय में समझते हैं कि नोटोकार्ड में का मतलब क्या होता है। नोटोकार्ड का मतलब होता है कि ऐसे नोटोकार्ड या इसे पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं। ये मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन के विकास के समय पृष्ठ सतह में बनी होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को कॉर्डेट कहते हैं, यानी रज्जुकी कहते हैं, और पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पृष्ठ रज्जु जिसमें नोटोकार्ड जिसमें उपस्थित होता है वो कॉर्डेट होते हैं, और जिसमें अनुपस्थित होता है उसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। पृष्ठ रज्जु को मान के चलिए आप रीढ़ की हड्डी, हम लोग जनरल भाषा में देखेंगे, समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसे और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे पृष्ठ रज्जु की तरह से पृष्ठ रज्जु ही होती है, और ये मीजोडर्म से बनती है और भ्रूणीय जो विकास होता है उस समय भी बनती है। तो
जिन जीवों में ये पाई जाती है वो कॉर्डेट्स होते हैं और जिनमें नहीं पाई जाती है उसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्राणी जगत को कितने 11 भागों में बांटा गया है और 11 फाइलम्स में बांटा गया है और किन आधारों पर बांटा गया है इसके विषय में जान लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फाइलम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।